गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। आपकी यूपी टेट की परीक्षा को बहुत कम समय रह गया है। अगर हम आज से गिने तो एक हफ्ता ही है और ऐसे में आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिसके लिए हम इट्स योर टर्न आप सभी के लिए ये यूपी टेट के सारे प्रैक्टिस सेट लेकर आएगा एक एक दिन। और कल जो हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट था वो अपलोड किया गया था और आप सभी को उम्मीद है पसंद आया होगा। जिन लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम जो बात करेंगे यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हमने परीक्षा को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक हो सकते हैं उनके क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। और आपकी तैयारी को एक बहुत अच्छा रूप देने के लिए हमने ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपके लिए इस तरीके के प्रैक्टिस सेट डेली ला सकें जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। आपके चार ऑप्शन है: समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं वैश्विक तापन के फलस्वरूप ये चारों काम हो सकते हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन उपरोक्त सही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है। तो हम सभी जानते हैं ओजोन परत की नापने के लिए हमें डॉप्सन याद रखनी है। तो ओजोन परत की नापने की जो इकाई है वो हमारी क्या रहेगी? डॉप्सन, यानी आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉप्सन। ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा निम्नलिखित में कौन जीवाणु को जल को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए जल को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए आपके ये जो चीज़ दी हुई है ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या उपरोक्त सभी, तो आपके ये सभी जल को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सुमेलित करना है एस्बेस्टोस, धूल, सीसा, पारा, कार्बन। तो देखिए हमें जब भी ऐसी मैचिंग आती है हमें कोई एक हमें पकड़ लेना है जिसका हमें आंसर पता होता है और उसके थ्रू हम सारे आंसर लगाते जाते हैं। तो देखिए हम सभी जानते हैं जो हमारे एस्बेस्टोस धूल के कण हैं वो हमारे मैच होंगे फेफड़ों से, यानी हमारे जो ए का है वो हो जाएगा तीसरा। अब हम देखेंगे नीचे ए का थर्ड हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो देखिए ए का थर्ड एक तो सेकेंड में मिल रहा है और ए का थर्ड हमें थर्ड में भी मिल रहा है। अब इन दो में से हमें बिल्कुल सही ऑप्शन चूज़ करना होगा क्योंकि हमारे दो मैच हो गए हैं पहले को पकड़ने के कारण। अब हमारा जो सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई हम एक ठीक से सम्मिलित कर लें तो हमारा ठीक से आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारा संबंधित होगा रक्त धारा से, तो यानी डी का चौथा। तो देखिए डी का चौथा कहाँ पर दिया है? तो देखिए डी का चौथा थर्ड में ना देकर सेकंड में दिया है, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं एक बार। पहले का तीसरा यानी कि आपके एस्बेस्टोस धूल का फेफड़े रहेगा और सीसा का मस्तिष्क, पारा का पेट और कार्बन मोनोऑक्साइड का संबंध रक्त धारा से होगा। तो हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रयोग प्रक्रियाओं में कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? देखिए ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न में आपको बस क्या करना है, अगर सही उत्तर नहीं है तो हमें गलत उत्तरों को हटाते जाना है। ऐसे करने से हमारा सही ऑप्शन हमें मिल जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें चारों ऑप्शंस जो है बिल्कुल सही लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सही उत्तर पता ही हो, तो हमारे पास कई तरीके के जो है दिमाग में आइडिया होने चाहिए कि हम गलत उत्तर को हटा दें या फिर चारों सही हो सकते हैं, चारों में से सबसे सही जो हो उसको ही हमें मार्क करना है, अन्यथा आपका एक नंबर चला जाएगा। तो निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन प्रजनन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम नहीं, क्लोरोफिल और रसधानी जी हाँ। तो देखिए श्वसन प्रजनन ये पौधों और जंतुओं को अलग नहीं करता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोम केंद्रक और कोशिका कला भी नहीं। क्लोरोफिल और रसधानी ये सबसे बड़ा अंतर होता है पौधों और जंतुओं के युग्म में। आगे हम बात करते हैं कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो देखिए डिजीज़ जो हमारी वाटर से, यानी कि जो हमारा गंदा पानी है उससे जो फैलती है वो हमारी यहाँ पर रहेगी टाइफाइड। ठीक है। एड्स, एनीमिया, टेटनेस ये सभी बात गंदे पानी से यानी दूषित जल से फैलने वाली बीमारियाँ नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? तो उनके कान पंखों से ढके होते हैं? बिल्कुल नहीं। उड़ सकते हैं? ये भी नहीं। पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है। उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसी कारण वे अपनी गर्दन ज़्यादा हिलाती है। पक्षियों की आंख छोटी होती है, ये भी सही, यानी आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला है बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो देखिए हमारी अगर आप ईवीएस की वीडियो देखेंगे जिसमें हमने वनस्पतियाँ पढ़ाई, उसमें हमने बताया है कि जेट्रोफा जो है वो आपका ईंधन के लिए भी, उससे ईंधन भी प्राप्त किया जाता है, यानी आपका जेट्रोफा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बायोडीजल तैयार करने के लिए। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? जी नहीं, आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके जो एसिड होते हैं वो नीले को लाल करते हैं। अब अम्ल नीले को लाल कर देता है। देखिए सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही मिल गया है। अच्छा, अब इसके आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है।
खाली स्थान के लिए मछली घर यानी जो एक्वेरियम में है में हवा का पंप रखा जाता है। हवा का पंप एक्वेरियम में क्यों रखा जाता है? तो देखिए, हवा का पंप जो आपका एक्वेरियम में इसलिए रखा जाता है क्योंकि पानी को साफ रखने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन है आपका जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है आपका अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें पूछा गया वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो हम सभी जानते हैं, हमारी क्षोभमंडल है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है? तो देखिए, यहाँ पर क्रम को दिखाया गया, हमें सही क्रम चुनना है। तो हम सभी जानते हैं पहला जो क्रम होता है वो वाष्पन के बाद संघनन, संघनन के बाद बादल, बादल के बाद वर्षा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी वाष्पन, संघनन, बादल, फिर वर्षा। अगला हमारा महासागरों में से निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हमारा जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और ये हमारा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में पाए जाते हैं? तो हमारे भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों से संबंधित उल्लेख मिलता है। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो हमारा जो गणगौर का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? ये हमारा चैत्र शुक्ल की तीज को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत का प्रारंभ हुआ था? तो हम सभी ने ये पहले पढ़ा है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत का प्रारंभ हुआ था? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। और हमारे महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ यानी शुरुआत हुई थी। अगला है 10% का नियम किसने दिया था? तो हम सभी जानते हैं 10% का नियम हमारा पारिस्थितिकी से संबंधित है, जिसको लिंडमैन यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है लिंडमैन ने दिया था कि किसी भी स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा 10% ट्रांसफर होती है। अगला है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तब मोर का पोषण तल क्या है? तो देखिए, मोर का जो पोषण तल होगा वो हमारे खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। ठीक है, यानी क्योंकि जो हमारे जो इस तरीके की जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर पाया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्थली बिल्ली विलुप्त प्राय, हुलॉक गिब्बन विलुप्त प्राय, एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित। तो देखिए, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा सुमेलित नहीं है, इसका आपको दिया है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो है मरुस्थली बिल्ली विलुप्त प्राय, ये इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नंबर 2। अगला है हमारा सुमेलित कीजिए। अब हमें सुमेलित करना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा बाघ अभयारण्य, माउंट आबू वनाभरण और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, इसका जो सुमेलित है वो हमने भी जो तरीका ढूंढा था वो यही कि हम एक सही वाले को पकड़ लेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं वो है हमारा मध्य प्रदेश में, यानी डी का सेकंड ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग डी कहाँ पर हमारा सेकंड पर है। तो देखिए, यहाँ डी फर्स्ट फोर्थ पर है तो ये दोनों गलत हो गए, यहाँ डी दोनों सेकंड पर है, यानी इनमें से कोई एक सही हो सकता है। अब सबसे सही कौन है इसको चूज़ करने के लिए हमें एक और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कर्नाटक में उपस्थित है। तो हमारा पहले का चौथा सही हो जाएगा। तो पहले का चौथा और डी का दूसरा पहले का चौथा, नहीं ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। और जो हमारा बी यानी बुक्सा बाघ अभयारण्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल, और माउंट आबू वो आपका है राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सम्मिलित करना ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति के अवलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक जो है किसी प्रजाति के अवलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो है व्यापक निच, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच, आनुवंशिकता भिन्नता में कमी। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर व्यापक निच है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अवलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? अब पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, हमें वो ढूंढना है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, यह एक बंद तंत्र होता है, यही सही नहीं, क्योंकि यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, यानी हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्विक विरासत वन किसे माना गया है? तो हमारा वैश्विक विरासत वन जो है वो पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है उसको माना गया। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर वैश्विक विरासत वन ये हमारा पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से होगा। ठीक है, अगला है किस सुप्रसिद्ध भारत पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना था? तो आप ये जुबान पर रख लीजिए, राजेंद्र सिंह जो हमारे ऑप्शन 1 है ये हमारे जल पुरुष राजेंद्र, और जा से राजेंद्र में भी जा आता है और जल पुरुष में भी जा आता है। हमारे जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसका मुख्यालय हमारा केनिया में है। केनिया के कहाँ?
नैरोबी। ठीक, आप ध्यान रखिएगा केनिया में आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित है। कक्षा 5 का समय अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा करता है, नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक क्या है? इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करें। उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकें, अनियमितताओं के कारण पता करना, परामर्श देना। तो देखिए सबसे सही हमें ऑप्शन जो चूज़ करना है वो ये है कि हम छात्र के साथ कभी भी उसे रोकना या उसकी शिकायत या इन सब चीज़ों को लेकर बात नहीं करेंगे। हम उसको परामर्श, ठीक है, परामर्श देकर या उसे समझा बुझाकर, है ना, यानी उसके अकॉर्डिंग कार्य करें जिससे वो दोबारा पढ़ाई से भागे नहीं, उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों से अभ्यास एवं गतिविधियाँ डैश उपलब्ध कराना चाहिए। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को हमें प्रकरणों में अंतः निर्मित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर। तो हमारा पहला है अंतः निर्मित रूप से हमें उपलब्ध कराना चाहिए। सबसे सही ऑप्शन हमारा यही है, ना इकाई के अंत में ना पाठ के अंत में। नेक्स्ट हमारा कक्षा 4 की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित दी गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहते हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इन फोल्डर्स को पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो ध्यान रखिएगा अभी हमने पढ़ा है पोर्टफोलियो, ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है बच्चे का आकलन, क्योंकि गृह कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, अवधारणा परीक्षा, यानी बच्चे को परीक्षण तो करेंगे लेकिन उसको सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है वह है उसका पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि तो शिक्षण की जो प्रोजेक्ट विधि है व्यवहारिक ज्ञान इसलिए प्रदान करती है क्योंकि ये विभिन्नताओं को स्वीकार करती नहीं, तो हमें विभिन्नताओं को नहीं देखना है। यह विद्यार्थी को अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं से ठीक लग रहा है, लेकिन ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, ये भी आपका सही ऑप्शन लग रहा है। अब तो कोई नहीं, ये नहीं, तो आपके दो ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट में बच्चा प्रैक्टिकल अपने अनुभवों को लेकर जरूर आएगा प्रैक्टिकली, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सही ऑप्शनों में भी सबसे सही ऑप्शन हमें चुनना है। तो ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए था जिसमें हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखने का प्रयास करा है। ठीक है, उम्मीद आप सभी को ये पसंद आया होगा। अब इसी तरीके से हम क्रम में और आगे प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।